हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञानम। हमने सीटेट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं 2011 से 2019 के, हम उन सबको सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2011 का पेपर स्टार्ट किया था जिसके हमने CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के फर्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, राइट। अब इसी सेक्शन के हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का है, 15 तक डिस्कस हो गया था, 16th को डिस्कस कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन बेसिकली है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी। अगर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, हम CDP में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म का, और बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट। तो हमें पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग, तो इस क्वेश्चन को ना बेसिकली बहुत इजीली अटेंड किया जा सकता है। कैसे? कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्ट वर्ड से बना है कंस्ट्रक्टिविज्म। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट इस फेवर में रहते हैं कि बच्चे ना अपनी जो नॉलेज है वो खुद से बिल्डअप करते हैं, राइट। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है। सीधा सीधा ना हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से। इट एम्फेसाइजेज ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ अ टीचर। कंस्ट्रक्टिविज्म कभी भी ना टीचर को मतलब टीचर का रोल मेन नहीं लेकर चलेगा। सेकेंड है, फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन पे फोकस करता है, यानी कि बच्चा देख देख के कॉपी कर करके सीखे, बट यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं हुआ या बच्चे की एबिलिटीज़ यूज़ नहीं हुई, तो इसको कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कह सकते हैं। देन कम्स emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world. एम्फेसाइज करता है कि लर्नर का क्या रोल है जब वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने कंसेप्ट वर्ल्ड के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो उसका क्या रोल है। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। देन कम्स एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, टेस्टिंग थ्रू रिकॉल। ये सीधा सीधा आपकी कहीं ना कहीं रोट मेमोराइजेशन को फेवर कर रहा है। डी ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, जो बता रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, खुद से एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ें, यानी अपनी नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेट करेगा, राइट। तो हमें सिर्फ ना कंसेप्ट के बारे में भी अगर पता होगा तो हम उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू थ्योरी भी हो सकते हैं, हम उसको भी अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। अ क्रिएटिव रेफर्स टू वन हु इज़। एक क्रिएटिव पर्सन, एक क्रिएटिव बच्चा, बेसिकली हम किसको बोलेंगे? गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो बेसिकली ना थिंकिंग हर तरह की कर सकता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेगा एक पर्टिकुलर चीज़ के और नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखेगा, एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर लेगा, तो हम उसको क्रिएटिव चाइल्ड बोल सकते हैं। सेकेंड है वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, कि वो है क्रिएटिव जो ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छा है। सेकेंड है जो हाईली इंटेलिजेंट है। एंड लास्ट इज कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट। वो बच्चा जो अच्छे मार्क्स ला रहा है टेस्ट में, उसको क्रिएटिव बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। बेसिकली क्रिएटिव कौन है? जो चीज़ों को हर एस्पेक्ट से सोचे एंड देन उसके सॉल्यूशंस के साथ बेसिकली निकल कर आए, वही क्रिएटिव है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज़ प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ। अगर मैं बात कर रही हूँ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की, जैसे हम पर्टिकुलरली अभी सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल हमारे कौन से एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट का रहेगा, राइट। बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में या कॉन्सेप्ट्स को गेन करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है, या वो किस चीज़ का पार्ट है, कौन से एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट का। फर्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, सेकेंड इज इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट। देखो कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर सकती हूँ एकेडमिक से, राइट। एकेडमिक नहीं तो बुक्स से, किसी भी चीज़ से मतलब रिलेट करूँगी, वो बेसिकली ना मेरे ब्रेन के थ्रू होगा, राइट। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 19। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। अब देखो क्लास में ना अगर 2 बच्चे हैं तो वो दोनों भी सेम नहीं होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा।
तो जो लर्नर्स हैं ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किस तरह से? जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है डेवलपमेंट की वो वेरी करती है, या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हम प्रिंसिपल्स कवर करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वो सब में अलग अलग यूज़ होते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा है कि सब में सेम ही प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अप्लाई होते हैं। देन कम्स रेट ऑफ डेवलपमेंट, कि कोई जल्दी ग्रो कर रहा है या जल्दी डेवलप कर रहा है, कोई लेट कर रहा है, ये हो सकता है। देन कम्स सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, देखो सीक्वेंस सेम चलती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है या सेफेलोकॉर्डल है वो सेम फॉलो होगी, जनरल टू स्पेसिफिक है वो सेम फॉलो होगी। हाँ, हम बोलते हैं कि जो रेट है ना वो वेरी करता है। सो इसका आंसर है रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। देखो दो लोग हैं ए और बी, हो सकता है इसके व्यूज़ डिफरेंट है, इसके व्यूज़ डिफरेंट है। अगर फिज़िकल एस्पेक्ट की बात करूँ, ये ज़्यादा टॉल है या इसने बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर लिया और बी ने उतनी जल्दी नहीं की है, तो वेरिएशंस होंगी, बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही कहता है। सो इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से अलग होते हैं कौन से एस्पेक्ट में? उनके रेट ऑफ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे। देखो हमने बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे टारगेट करना होता है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ऑटोमेटिकली उन बेस्ट ऑप्शन तक पहुँच जाओगे, राइट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज़, देखो एक स्टेटमेंट है, एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ इंश्योरिंग हिज और हर हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट, कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन क्या है बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए? ये कि उसकी ना जो फिज़िकल हेल्थ है वो अच्छी हो, राइट। सो अब बेसिकली ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है? इज़ ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज़ इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट बाकी डोमेन्स से रिलेट करते हैं। अगर फिजिकली एक बच्चा अच्छा है या हेल्दी है तो उसकी ना बाकी के डोमेन्स भी अच्छे से डेवलप करेंगे। सेकेंड कह रहा है अनट्रू, देखो अनट्रू तो ये नहीं है, जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, तो सेकेंड ऑप्शन को तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। मे बी इनकरेक्ट, हम शायद नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये सही है, तो थर्ड ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा, राइट। नाउ फोर्थ इज ट्रू, कि ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल करेक्ट है, जब भी हम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज पे, हम सीधा बाकी डोमेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट की, और उस टाइम पे सारा ध्यान भी उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे होता है। क्यों बच्चे को बर्थ होते ही उसको स्कूल नहीं भेज देते हैं? क्यों? क्योंकि अभी पहले उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट चलेगी, राइट। सो देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन ए और डी बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर हम स्टेजेस के अकॉर्डिंग चलें तो आंसर है जो वो ऑप्शन नंबर डी होगा। Then comes question number 21, that is, Irfan breaks toys and dismantles them to explore their component. एक बच्चा है वो टॉयज़ को बेसिकली तोड़ देता है देखने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। अगर एक टॉय वर्क कर रहा है, वो चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है वो उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। सो वॉट वुड यू डू? अगर अब बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप क्या करोगे? मेक्स हिम अंडरस्टैंड दैट टॉयज़ शुड नॉट बी ब्रोकन, आप उसे समझाओगे कि टॉयज़ जो हैं वो मतलब टूटने नहीं चाहिए, आप नहीं तोड़ोगे टॉयज़ को। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नेवर लेट इरफान प्ले विद टॉयज़, आप उसको टॉयज़ के साथ खेलने ही नहीं दोगे। ऑलवेज कीप्स अ क्लोज वॉच, वो जब भी टॉयज़ के साथ खेलेगा आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहोगे। देन फोर्थ इज encourage his inquisitive nature and channelizes his energy, आप encourage करोगे बेसिकली जो वो एक्सप्लोर करना चाहता है उसकी उस क्यूरियोसिटी को, और साथ के साथ ना आप उसकी एनर्जी को भी बढ़ाओगे। जिन क्वेश्चंस के वो आंसर्स चाहता है, हो सकता है आप उसको हेल्प कर दो वो फाइंड आउट करने में, बट हम बच्चों को एक्सप्लोर करने से रोकेंगे नहीं, राइट। सो हेयर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। अब जो हम बात कर रहे हैं ना कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को एज अ टीचर समझें, अदरवाइज़ हम बोलते हैं कि टीचर है तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट समझने की क्यों ज़रूरत है? बच्चे कैसे ग्रो करता है, कैसे डेवलप करता है, वो क्यों समझे? हमें तो सिर्फ टीचिंग आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वो समझना ज़रूरी है।
अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को बीइंग अ टीचर समझना क्यों ज़रूरी है, कैसे हेल्प करता है ये टीचर को? इफ़ेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स, ताकि हमें पता चले बच्चे के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं और हम उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ा सकें. देन आइडेंटिफाइंग सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, बच्चे का सोशल स्टेटस हमें पता चले. आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, बच्चे का इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमें पता चले. रैशनलाइजिंग वाई द लर्नर ऑट टू बी टॉट, या फिर हमें समझ में आए कि लर्नर को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है या कैसे पढ़ाना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें. तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अगर समझ में आएगा सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जाएगा यहाँ पे आंसर. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज़ द स्टेटमेंट men आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन women. एक स्टेटमेंट है कि जो men है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जनरली देन women. सो ये देखो, ये जेंडर बायसनेस का बेसिकली एक क्वेश्चन है जो पेपर में आता ही आता है. जेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको सीटेट के पैटर्न में मिलेगा ही मिलेगा. सिमिलरली इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस आपको 30 में से मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट. सो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ट्रू है फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस. बी कह रहा है सही है. सी कह रहा है मे बी ट्रू है. डी कह रहा है इट शोज जेंडर बायस. सो येस, ये जो स्टेटमेंट है ये जेंडर बायसनेस को शो कर रही है. सो आंसर है ऑप्शन नंबर डी. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 24. क्रिस्टीना टुक हर क्लास टू अ फील्ड ट्रिप. एक टीचर बेसिकली बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेकर जाती है. एंड आफ्टर कमिंग बैक, वापस आने के बाद, शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स. वापस आने के बाद वो उस फील्ड ट्रिप के बारे में बच्चों से डिस्कस करती है. इट मे बी कोनेटेड एज, अब इसको आप क्या बोलोगे? लर्निंग ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग या लर्निंग फॉर असेसमेंट. देखो, असेसमेंट और लर्निंग, इससे रिलेटेड ना हमारे पास 3 चीज़ें हैं: असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग. सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए और डी तो हो रहे हैं एलिमिनेट, राइट. अब बचे 2 ऑप्शन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग. असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? देखो, लर्निंग की असेसमेंट, यानी कि पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो गई है एंड देन हम क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं, राइट. ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए असेसमेंट हो रही है. सो अभी सिर्फ फील्ड ट्रिप से आए हैं बट वहाँ की डिस्कशंस होंगी, बच्चों को कुछ बताया जाएगा, उनसे कुछ पूछा जाएगा, यानी कि उनको असेस किया जा रहा है उस फील्ड ट्रिप के बेसिस पे फर्दर और लर्निंग के लिए. सो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर लर्निंग. उनको और ज़्यादा सिखाने के लिए असेसमेंट हो रही है, राइट. Then comes question number 25. Every learner is unique means that. देखो, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आया है. प्रिंसिपल है बेसिकली एक. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हर लर्नर यूनिक है, डिफरेंट है. इसका क्या मतलब है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन अ हेट्रोजीनियस क्लास. इसका मतलब ये है कि वो यूनिक है तो इम्पॉसिबल है कि हर लर्नर का ना पोटेंशियल डेवलप किया जाए एक क्लास में या पहचाना जाए, क्योंकि क्लास में तो हेट्रोजीनियस लोग हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी वाले लोग हैं, तो हम नहीं पहचान पाएंगे. सेकंड कह रहा है नो 2 लर्नर्स आर अलाइक. इसका मतलब है 2 लर्नर्स एक जैसे नहीं हो सकते. उनकी एबिलिटीज़ की बात कर लो, उनके इंटरेस्ट की बात कर लो या उनके टैलेंट्स की बात कर लो. ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लर्नर डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटी, कि लर्नर की कोई भी कॉमन क्वालिटी नहीं होती. नॉट डू दे शेयर कॉमन गोल्स, बट आई थिंक कॉमन गोल्स वो शेयर करते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन के गोल्स रहते हैं वो बेसिकली सबके लिए ना पहले से ही डिसाइडेड होते हैं और वो सबके लिए इंडिविजुअली नहीं सेट किए गए हैं, वो कॉमन गोल्स होंगे, राइट. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज़ नॉट पॉसिबल, बट हम तो कॉमन करिकुलम ही फॉलो करते हैं. हाँ, उस करिकुलम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माइंड में रखा जाता है. सो ऑप्शन नंबर डी और सी ऑटोमेटिकली रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर. बेसिकली यूनिक, यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. हर पर्सन एक दूसरे पर्सन से अलग है, उसकी एबिलिटीज़ अलग होंगी, इंटरेस्ट अलग होंगे, टैलेंट्स अलग होंगे, व्यूज़ अलग होंगे, राइट. सो इंडिविजुअल डिफरेंस में से बेसिकली ये क्वेश्चन बना आपका. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज़
अ टीचर वॉन्ट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल। एक टीचर चाहती है गिफ्टेड बच्चों को अपने क्लास के कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव करें, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, राइट। क्वेश्चन ये नहीं पूछा क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछे क्या नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए, चैलेंज देम टू इन्हांस देयर क्रिएटिविटी, कि उनको चैलेंज करे बेसिकली कि वो अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करे, वो किसी भी तरह से हो सकता है पॉजिटिवली। ऑप्शन नंबर बी है टीच देम टू इन्जॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, कि उनको सिखाए कि वो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी इन्जॉय करे। ऑब्वियसली अगर बच्चा कैपेबल है किसी भी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, सो उससे करवाया जाए। देन टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, उनको सिखाया जाए स्ट्रेस को मैनेज करना, ये भी करेक्ट है। सेग्रीगेट देम टू देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, डी ऑप्शन कह रहा है कि इन बच्चों को अलग कर दिया जाए बाकी की क्लास से कुछ स्पेशल सिखाने के लिए, राइट, या स्पेशल अटेंशन के लिए। सो ये ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनता है, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं, सेग्रीगेशन नहीं करना है, हमने इंक्लूजन करना है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी वो है जो टीचर नहीं करेगा इन बच्चों के पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। Then comes question number 27, that is, which of the following is not a sign of reading difficulty among young learners? रीडिंग डिफ़िकल्टी यानी बात हो रही है कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया की। सो हमें बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक साइन नहीं है रीडिंग डिफ़िकल्टी का, राइट। सो डिफ़िकल्टी इन ऑप्शन नंबर ए स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। देखो रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है जब बच्चे को स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो ये तो है एक साइन। लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन, जब इसकी पहचान नहीं है कौन सा लेटर क्या है, ई और सी में कंफ्यूज हो रहा है, डी और बी में कंफ्यूज हो रहा है, सो येस ये भी एक साइन है। देन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, अगर रीडिंग स्पीड और फ्लुएंसी अच्छी है सो हम नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे को रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, वर्ड्स और आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करना, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है तो रीडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। स्पीड कम है, फ्लुएंसी कम है, सो ऑब्वियसली रीडिंग में प्रॉब्लम है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऑब्वियसली रीडिंग में प्रॉब्लम है। वर्ड रिकॉग्निशन नहीं है, लेटर रिकॉग्निशन नहीं है, वो भी रीडिंग प्रॉब्लम है। सो कौन सा नहीं है बताना है हमें, तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग है सो रीडिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Then comes question number 28, that is, which of the following is not a characteristic feature of intrinsically motivated child? एक बच्चा जो खुद से मोटिवेटेड है, सो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उस इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चे का। ऑप्शन नंबर ए, दे लाइक चैलेंजिंग टास्क, उन्हें चैलेंजिंग टास्क पसंद है, बिल्कुल। दे ऑलवेज सक्सीड, उन्हें हमेशा सक्सेस मिलती है। दे इन्जॉय डूइंग देयर वर्क, उन्हें अपना काम करना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली अगर मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ तो मुझे अपना काम करना अच्छा लगेगा। दे डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्क, और अगर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड मैं हूँ तो मैं अपना काम भी बहुत हाई लेवल की एनर्जी से करूँगी और मुझे चैलेंजिंग टास्क भी पसंद होंगे। हाँ, हर बार मैं सक्सेस मतलब मुझे मिल जाए हर बार, वो चांसेस मैं नहीं बोल सकती कि 100% होंगे। So yes, option number B is the answer here. Then question number 29. Self-regulation of learners refer to. Self-regulation बच्चे की, इसका क्या मतलब होगा? सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट करना। कैसे मेरे अंदर सेल्फ रेगुलेशन होगी, मैं खुद को कैसे रेगुलेट करूँगी अगर मैं खुद पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर रही हूँ, या मैं सब कुछ ना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक डिसिप्लिन मैनर में कर रही हूँ, राइट। सो ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, जब एक बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा कंट्रोल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, उनकी एबिलिटी अपनी लर्निंग को मॉनिटर करने की, वो सेल्फ रेगुलेशन है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, कि जब रेगुलेशंस क्रिएट की जाएंगी स्टूडेंट बिहेवियर के लिए। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी, कि जब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा,
खुद के लिए जब डिसिप्लिन सेट हो रहा है, अपने लिए टाइम टेबल बनाया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन. Then, last question, that is question number 30. Which of the following statements cannot be considered as a feature of learning? आप किस स्टेटमेंट को फीचर ऑफ लर्निंग नहीं कंसीडर करोगे? देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन ना नॉट वाले ट्रेंड में से ही आए हैं और यही पेपर का अभी भी ट्रेंड चल रहा है. हम स्टेटमेंट रीड करते हुए ना नॉट को इग्नोर कर जाते हैं एंड वहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है गलत. सो ये रिस्क बिल्कुल मत लेना, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्या पूछा है हमसे. सो कौन सी स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ लर्निंग? किसको हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं एज अ फीचर ऑफ लर्निंग? अनलर्निंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, कि जब कुछ नहीं सीख रहे हैं वो भी पार्ट है लर्निंग का. लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स बिहेवियर. बिल्कुल, लर्निंग का मतलब ही मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है. लर्निंग इज़ समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस. अब बिहेवियर में मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है? जब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है. स्टेट ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग. सो येस, बिहेवियर की स्टडी करना भी लर्निंग है. सो ऑप्शन नंबर ए कुछ सेंस नहीं बना रहा है कि कुछ ना सीखना भी सीखना है. सो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. सो ये तो था 2011 का पेपर, राइट, जिसका हमने CDP वाला सेक्शन पूरा सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू पेपर, यानी जो इससे नेक्स्ट होगा 2012 वाला पेपर, हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट. पहले CDP का पूरा सेक्शंस हम हर पेपर के सॉल्व कर लेंगे एंड देन हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द पैडागॉजी ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू.